हमारे सिलेबस में दो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। वो दो कौन कौन से हैं? माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, मतलब छोटी चीजों को देखने के लिए यूज की जाने वाली जिस यंत्र की हम बात करते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप, है ना। उस उपकरण को जो कि बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको माइक्रोस्कोप, और उस उपकरण को जो कि बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको टेलीस्कोप। तो दो बड़ी बड़ी चीजें हैं। अब इनके भी दो टाइप हैं। मतलब अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूंगा तो माइक्रोस्कोप भी हमारे सिलेबस में दो टाइप के हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और हम अगर टेलीस्कोप की बात करेंगे तो वो भी दो हैं, है ना। एक नॉर्मल टेलीस्कोप और एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दो टाइप के हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी दो टाइप के हैं, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक रिफ्रैक्टिंग टाइप। ऐसा भी होता है ना, समझ में आ रही बात ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्लियर? इसमें भी कई केसेस बनेंगे, बार बार कह रहा हूं, तो इसको चीजों को बार बार कह रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। एक को ध्यान से समझ लिया, अगला आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए पहले पे फोकस करना है। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ साथ इसको हम क्या भी कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसी को हम लोग क्या भी कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा आसान तरीके का इसको माइक्रोस्कोप है, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। एक सिंपल सा कोई भी कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। सिंपल कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है, समझ गए ना। क्लियर है? पहली बात तो आप लिख लीजिए, है ना। ए माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस, ए माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस which is used to see. A microscope is a device which is used to see extremely small object, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है ना। हालांकि सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है एक्सट्रीमली स्मॉल को देख पाएगा, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा वो एक्सट्रीमली स्मॉल को नहीं देख पाएगा, है ना। क्या लिखा? ए माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन में लिखेगा ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट हो तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर या उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है वंशिका? अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट हो, शॉर्ट फोकल लेंथ का कोई लेंस हो, तो उसकी पावर मतलब कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। जितनी छोटी फोकल लेंथ का लेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पकड़ पा रहे हो ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ कैन बी यूज, a convex lens of short focal length can be used, है ना। a convex lens of short focal length can be used to see magnified image of a small object, magnified image of a small object, used to see magnified image of a small object, magnified image of a small object, and it is called a magnifying glass or a simple microscope, and it is called a magnifying glass or a simple microscope, ठीक है। and it is called a magnifying glass or a simple microscope। एक बात बस मुझे बता दें आप, कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेजेस मोस्टली केसेस में रियल होती हैं या वर्चुअल? और रियल इमेजेस को देख पाना अपनी आंखों से हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है।
रियल इमेजेस को हम तब तक नहीं देख सकते जब तक स्क्रीन ना लगाई जाए, और स्क्रीन पर वो ऑब्टेन होती हैं तो स्क्रीन पर भी वो उस तरह से नहीं दिखती हैं, उनकी शेडो दिखती है। समझ में आ रही बात ना भाई? क्या दिखेगा? बस हमें इमेज दिखेगी उसकी, लेकिन वर्चुअली जो इमेज बनती है उनको हम लोग देख पाते हैं आराम से। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस से ज्यादातर इमेज कैसी बनती है? रियल। इसका मतलब 5 केसेस में रियल और 1 केस में वर्चुअल। हम कौन सी वाली को देख पाते हैं? जो वर्चुअल बनती है। तो हम चाहेंगे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं एज ए माइक्रोस्कोप, मतलब क्या है? ये एक ट्यूब लीजिए, मतलब समझ लो ना भाई, आपको लगा ये एक ट्यूब ले लीजिए, ठीक है? ये ट्यूब ली हमने, सामने से एक ट्यूब जैसा दिख रहा है, इस ट्यूब में अंदर क्या लगा दीजिए? एक शॉर्ट फोकल लेंथ का एक लेंस लगा दीजिए और बस इधर से किस चीजों को देखना शुरू कर दीजिए। समझिए वो क्या ही है? सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। पक्का? बहुत अच्छे। अगर कोई छोटा सा लेंस आपने देखा हो डेंटिस्ट वगैरह के पास, तो जो छोटा सा लेंस लेके रखते हैं वो ऐसे करके देखते हैं उससे, है ना? दांत के बहुत करीब लाके देखते हैं। वो दांत के करीब लाके क्यों देख रहे हैं? ताकि आपके आराम से जान सके कि आप क्या खाना खा के आए हैं, इसलिए स्मेल लेने के लिए इतना करीब जाते हैं? नहीं। किस लिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस से जितना ज्यादा दूर रखा होगा इमेज के, उतना ही ज्यादा चांस होंगे रियल बनने के। कैसे बनेगी? रियल। 5 केसेस में रियल बनती है। कब तक रियल बनती रहती है? जब तक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक नहीं आ जाता। फोकस पे भी रहेगा तो भी रियल इमेज बनेगी। फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आ गया ऑब्जेक्ट तो फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि छठे केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है तब इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। हमें वही वर्चुअल इमेज चाहिए। समझो यही इसका क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। लिखिए प्रिंसिपल, ठीक है ना? प्रिंसिपल ये क्या कहेगा? इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी डिवाइस हम पढ़ते हैं तो उस डिवाइस के पीछे कोई प्रिंसिपल काम करता है। उस प्रिंसिपल की कोई हम हर बार लिखते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा ट्रांसफार्मर के पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? वेरी गुड, ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है ना? पक्का? बहुत अच्छे। एसी जनरेटर के पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं समझे? जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाया जाता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझ गए ना? इसी तरह हर एक डिवाइस जो भी हम यूज करते हैं, हर उस डिवाइस के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल काम करता है। उस प्रिंसिपल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो अभी हम यहां पर प्रिंसिपल लिख रहे हैं। क्या है प्रिंसिपल? व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट is placed, when a small object is placed between the optical center and principal focus. When a small object is placed between the optical center and the principal focus of a convex lens. When an object is placed between the optical center and the principal focus of the lens, then it's virtual, erect and magnified. तीनों प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये इमेज जो बनती है कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्निफाइड होती है। देन ए वर्चुअल, erect and magnified image is formed on the same side of the lens. ओके, हो गया? बहुत अच्छे। लिखिए, इसी लाइन में लिखिए, इसी साथ लिखना है, फुल स्टॉप लगा के। द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई। लेंस को आंख के क्लोज रखा जाता है, इसीलिए डेंटिस्ट अक्सर यहाँ पे लेंस लगा करके तब देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? यहाँ लेंस लगा लेते हैं, ये लगा रहता है यहाँ पे लेंस, तो यहाँ पे घेरा पहन लिया, आंख के करीब रहेगा लेंस, और फिर उसको करीब जाके देखेंगे। क्लियर है ना इतनी बात? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई। लेंस को आंख के करीब रखा जाता है, क्लोज टू आई, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है।
and the distance of object is adjusted till the image is formed at least distance of distinct vision. Till and the object and the distance of object is adjusted till the image is formed at the least distance of distinct vision. Image is formed at the least distance of distinct vision. क्या समझे इस बात को? पहली बात, अच्छा एक मिनट मैं सुनो. एंड द डिस्टेंस इज एडजस्टेड, यहां तक हो गया क्या? नहीं हुआ यहां तक भी? हे लड़के, एंड द डिस्टेंस इज एडजस्टेड, यहां तक हो गया? अच्छा ठीक है चलो. एंड द डिस्टेंस इज एडजस्टेड टिल द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? हाँ वो तो फिक्स कर दिया हम लोगों ने कि क्यों, उससे अगर करीब रहेगा तो नहीं दिखेगा. हाँ ब्लर हो जाएगा. 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे दिखेगा तब भी. तो ये मत करो जहां से दिखना स्टार्ट हो जाए. अगर हमने 10 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखी तो दिखेगा तब भी, लेकिन ब्लर दिखेगी. समझ में आ रही बात ना? क्लियर. कुल मिलाकर सिंपल है. दो पिन के बीच में, दो पिन ऐसे रख करके ये बता पाओ कि ये दो पिन हैं. जितनी दूरी पर रखकर इसको बता पाओ, वही समझ लीजिए आपके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है. नहीं समझे भाई? दो, ये दो उंगलियां ऐसे करके आपको उंगली दिखा दिखा के, मतलब जो ऑप्टोमेट्री वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आप ऐसे दो उंगली दिखाएंगे, तीन उंगली दिखाएंगे, बताओ कितनी है, 3 है, 4 है, 2 ऐसे मिला के दिखा देंगे तो आपको पता चल रहा है 2 हैं. अगर ये 2 दिख रही हैं तो समझो सही है. समझ मेरी बात ना? अभी बात समझिए. कुल मिलाकर वो जगह जहां आप दो चीजों में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, कि आपको कोई दो चीजें एक दूसरे के करीब रख के दिखाई गई हो और आप ये बता पा रहे हो ये एक नहीं 2 हैं. जहां वो दोनों एक दिख रही होंगी, ब्लर हो जाएंगी तो एक जैसी दिखेगी. क्लियर है ना? तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है. सबके लिए 25 सेंटीमीटर नहीं होता. किसी व्यक्ति को दो वर्ड्स के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए 40 सेंटीमीटर पे किताब को रखना पड़ रहा है. तो उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर. ये बच्चे ध्यान लगाओ उधर. अगर किसी व्यक्ति को किताब पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? जो लेटर के बीच में स्पेसेस होते हैं उतना ही स्पेस जो नॉर्मली रखा जाता है उतना स्पेस रहे, और वो दो लेटर के बीच में स्पेस को पकड़ सके, तभी तो पढ़ पाएगा किताब को. तो इसका मतलब दो वर्ड्स के बीच में आराम से जहां रखकर उसको आसानी से स्पेस पता चल जाए कि हाँ ये दो अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ सके. वही कहलाता है उस आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब अगर कोई डिफेक्टेड आई है तो उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बदल जाएगा. क्लियर है ना? बताओ, अगर किसी को मायोपिया है तो उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 से ज्यादा होगा या कम होगा? मायोपिया में पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता. पता है ना ये बात? बहुत अच्छे. नियर साइटेडनेस को ही कहते हैं मायोपिया. पता है ना? नियर साइटेडनेस नहीं पता? हाँ तो 10th पढ़ा तो क्या, इसको याद रखना है ना? नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया. मायोपिया मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, करीब की दिखाई देती हैं. ठीक है ना? तो करीब का दिखना मतलब क्या बताओ? अच्छा, इनका फार पॉइंट क्या होगा? जिनको मायोपिया होगा उनका फार पॉइंट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा? नहीं, उनका फार पॉइंट 80, 100, 1000, 100, 200, 400, 500 मीटर सेंटीमीटर तक हो सकता है. नहीं समझे? जैसे नॉर्मल आई का फार पॉइंट माना जाता है इन्फिनिटी. क्या माना जाता है? यानी उसको कहां तक दिखना चाहिए? इनफाइनाइट तक दिखना चाहिए नॉर्मल आई को. जो नॉर्मल आई तो उसको दूर, मतलब आप कोई फ्री स्पेस छोड़ दें, खाली जगह हो, मान लो सामने दीवार आ गई तो कहां दिखाई देगा? उसके पार तो नहीं दिख सकता. लेकिन फ्री मतलब जैसे आप उसको थार डेजर्ट में ले जाइए और वहां ले जा करके उससे कहिए अब बताओ कहां तक तुम्हें ये ऊंट दिखाई दे रहा है, तो जहां तक उस डेजर्ट में चलने वाले ऊंट आपको दिखाई दे रहे हैं वहीं तक आपका फार पॉइंट है. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि वहां खुला मैदान होता है, ठीक है ना, वहां दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, बीच में कोई दीवार तो आएगी नहीं, पेड़ पाड़ भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, डेजर्ट में. तो सीधे जाओ, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, जहां तक तुम्हें दिख रहा हो वहीं तक आपका फार पॉइंट है. वैसे नॉर्मल आई का बताया जाता है कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट. पर किसी का भी इनफाइनाइट नहीं होता. अगर मैथमेटिकली इनफाइनाइट के पीछे पड़ जाएंगे हम तो नहीं होगा किसी का भी, कितनी भी नॉर्मल क्यों ना हो आई, क्योंकि फिजिक्स का इनफाइनाइट होता है. बहुत अच्छी आई जो नॉर्मल आई है उसको जितना दूर तक दिख रहा हो बस वही उसका इनफाइनाइट है. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी क्लियर है ना? बहुत अच्छे. हाँ बच्चे, हाँ बताओ. चांद पे अगर
हाँ दिखेगा क्यों नहीं? अगर हम चंद्रमा पर विक्रम लैंडर को देखना चाहेंगे क्यों नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, लेकिन बच्चे इससे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, किससे दिखेगा? टेलीस्कोप से दिखेगा। अगर ऐसे दिखने लग जाया करता तो ये सारे खर्चे थोड़ी करना पड़ते, गैलीलियो को टेलीस्कोप थोड़ी बनाना पड़ता। गैलीलियो बैठे बेचारा पूरी जिंदगी इसी पे बिता दी उसने, एक टेलीस्कोप बनाया और ऐसे बस बैठा देखता रहता था और कुछ नहीं, तारों को निहारता रहता था, ठीक है ना? क्लियर ना? कैसे बना मिल गया था उसको? मॉडिफाई करना मतलब टेलीस्कोप का इन्वेंशन का नाम उसी को आता है, ठीक है ना? हाँ, डिस्कवर उसने किया, ये बताते हैं भाई। उससे पहले चीजें मैंने जैसे कहा ना, कोई चीज, अब ग्रेविटी तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, डिस्कवर तो किसने किया? न्यूटन ने। ग्रेविटी तो पहले से ही थी, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं थी, लेकिन उसको डिस्कवर किसने किया, उसके ऊपर जाता है, ठीक है ना? ओके, तो खैर अभी ध्यान दो, छोड़ दो इस बात को, अब ध्यान लगाओ। कुल मिला जुलाकर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा तो उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अब मैग्नीफाइड बन रही है, इसका मतलब छोटा ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखाई देगा, बस इतना ही है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम इतना ही है, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। मायोपी हाइपरमेट्रोपी पहले पढ़ चुके हो, वो अब आएगा भी नहीं, ठीक है ना? सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना? वैसे आपको पता होना चाहिए था, ये बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है कि अगर आप नहीं जान रहे हैं कि मायोपिक आई पे कौन सा लेंस लगाया जाएगा, हाइपरमेट्रोपिक आई पर कौन सा लेंस लगाया जाएगा, कैसे उस डिफेक्ट को दूर किया जाएगा, सब पता होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं पता, छोड़ो, चक्कर में पड़ो, वर्किंग पे आ जाओ। बच्चों ध्यान लगाओ, ये रहा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने क्या बोला कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है। बहुत छोटी फोकल लेंथ होनी चाहिए, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना बेहतर होगा। अपर्चर छोटी होना उससे मतलब नहीं है, फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए, समझ गए ना? तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम रखने वाला एक कोई भी कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकस यहां लाई कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर यहां लाई कर रहा है, ठीक है ना? ऑप्टिकल सेंटर को मैंने सी नाम दे दिया, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? अब हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के पास हो जाएगी। एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे आकर के इंसिडेंट होगी वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी, ये बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। सीधी निकलने पर हम पाएंगे, अरे यार आप देखिएगा, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि आगे बढ़ाने पर ये क्या होती जा रही है? वाइड होती जा रही है। आगे बढ़ाने पर ये वाइड होता जा रहा है, इसका मतलब ये दो रे जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक कहां से पास हुई फोकस से और एक कहां से सीधी निकल गई, ये रिफ्रैक्शन के बाद आपस में मीट नहीं करेंगी, क्लियर? लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ा दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। इसका मतलब मैंने इस वाली रे को पीछे और इस वाली रे को भी पीछे बढ़ा दिया। पीछे बढ़ाने पर ये जिस पॉइंट पर मीट कर गई वही पॉइंट हमारा क्या कहलाया? इमेज पॉइंट कहलाया। देखिए इस छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको क्या मिली? ए डैश बी डैश। जिस तरफ ए था उस तरफ ए डैश, जिस तरफ बी था उस तरफ बी डैश, क्लियर? इस स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को इसने मैग्नीफाई करके उसी साइड बनाया जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था। कैसी इमेज बनी? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसी को वर्किंग के तौर पर आपको लिख देना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा इसको, कहानी समझ में आ रही बात ना? क्या लिखेंगे? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एंड द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर एज शोन इन फिगर। सिंपल, बेहतर रहेगा, जैसा हमने फिगर में शो किया है। आफ्टर रिफ्रैक्शन द टू लाइट रेज कैन नॉट मीट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के उस तरफ नहीं मिलेंगी, तो बियॉन्ड मतलब पीछे बढ़ाने पर मीट कर जाएंगे। दे मीट एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर? खत्म, इतना लिख के वर्किंग खत्म, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये बनी है मेरी इमेज, यही तो इमेज है, ए डैश बी डैश, कहीं भी बन सकते, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये बताओ, ये बच्चे, इनका कहना यह है कि अगर मान लो मैं पूछूं आपसे कि बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी, बस हम बोलेंगे फोकस के उस तरफ कहीं भी बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और वो किस पे डिपेंड करेगा? बताओ, इस फोकस और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कितने पॉइंट? इनफाइनाइट पॉइंट। और फोकस से लेकर इंफिनिटी तक कितने पॉइंट?
वो भी इनफाइनाइट पॉइंट। तो इन इनफाइनाइट पोजीशन के करस्पॉन्डिंग उधर भी कितनी पोजीशन होंगी? इनफाइनाइट पोजीशन, कहीं भी बन सकती है। जितना इसको करीब लाते जाओगे उतनी दूर बनती जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर ना? हाँ, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कोई डाउट तो नहीं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, इमेज की डिस्टेंस। अभी कोई डाउट है? शुभम नहीं? हाँ, बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़िया। क्या करें अब बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग डालो, डायग्राम बनाओ पहले, और फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। यही पूछा जाएगा पेपर में, मैग्नीफाइंग पावर। डायग्राम बना जल्दी से, बन गया? मैग्नीफाइंग पावर, सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करिएगा। ये तो सब जानते थे, इससे पहले जितनी बात बताई है। अब लिखो जल्दी से, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर वो भी पहले केस में बना रहा हूं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल आई का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। क्लियर है? हाँ बिल्कुल होता है। मैंने कहा नॉर्मल आई का, नॉर्मल आई से मेरा मतलब जो कि 25 सेंटीमीटर पर आसानी से चीजों को देख सके, वही नॉर्मल आई होती है। जो 25 सेंटीमीटर पे किताबों को पढ़कर बड़े मजे के साथ पढ़ सके बिना स्ट्रेस लिए। अब 25 के बियॉन्ड रख के ना देखना पड़ रहा हो, 25 के पहले रख के ना देखना पड़ रहा हो, नॉर्मल आई है वो। क्लियर? बहुत अच्छे। क्या लिखा? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, कैपिटल डी। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? ओके, लिखो इसको, डेफिनेशन को लिखो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio of the angle, it is defined as the ratio of the angle subtended by the image, it is defined as the angle subtended by the image, sorry, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of the angle subtended by the image at the eye. It is defined as the ratio of the angle subtended by the image at the eye to the, at the eye to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object. It is defined as the ratio of the angle subtended by the image at the eye to the object, to the object, no sorry, to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object when seen directly. इतना तोड़ के आपको बता रहा हूं डेफिनेशन को, आप फिर भी अगर नहीं समझ पाएंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। when seen directly, when seen directly क्या मतलब इस बात का? किसी भी एक, ध्यान सुनिएगा, जब हम माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उससे उसकी इमेज दिख रही है। हमें क्या दिख रही है? इमेज। वो जो इमेज दिख रही है, उस इमेज ने हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड किया, हमारी आंख पर कितना एंगल बनाया, वो एंगल। और अगर माइक्रोस्कोप हटा के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखें और वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल, दोनों का जो रेशियो होगा वही उस लेंस की या कह लो उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को बताएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत अच्छे। एक बार फिर सुनिए कैसे। when seen directly, when both lie at least distance of distinct vision, when both lie at least distance of distinct vision, when seen directly, याद तक हो गया? when seen directly है ना? एक मिनट, ऑब्जेक्ट seen directly, when both lie at the least distance of distinct vision, when both lie at the least distance of distinct vision। यही तो समस्या है कि आप ना ये थ्योरी नहीं लिखना चाहते, बस आप चाहते हैं यहाँ पे समझा दीजिए सर और ख़त्म कर दीजिए। मैं यहाँ समझा दूंगा, ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा पेपर में भाई। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू the angle subtended by the object seen directly when both lie at the least distance of distinct vision। कुल मिला जुलाकर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को जब कहां रखा जाए, इमेज भी कहां बन रही हो। पहली बात तो हमने केसी कौन सा लिया है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे हिसाब से एडजस्ट किया ताकि इसकी जो इमेज बने
वो वर्चुअल बने, इरेक्ट बने, मैग्नीफाइड बने और साथ ही साथ कहां पर बने, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर बने। मतलब कहां पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब डॉक्टर अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, जो डॉक्टर देखेगा वो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। अगर उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसे हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, जहां उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो, मतलब जहां उसको आसानी से दिख रही हो चीजें। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो एक अलग कहानी है, बट हम नॉर्मल के हिसाब से कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, डी पर बन रही है इमेज। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब कौन से एंगल की बात कर रहा है भाई, ये ध्यान लगाओ, ये इमेज है, ये इमेज यहां पर यानी कि आंख पर कितना एंगल बना रही है। अब कहेंगे ये आंख है यहां, अब आप कहेंगे ये आंख वहां कैसे चली गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सुनो अब चली गई ना, बस ठीक है, सब सुनो। अभी सुनो, ये यहां पर, ठीक है, ये यहां पर कितना है, सुनो सुनो बच्चों, यहां पर मैंने क्या रखा, यहां आई को लिया है। अगर आई यहां है, अच्छा ये आई का मतलब यहां क्यों ली सर, कहीं भी ले लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर कहने को लगता है एंगल सबटेंडेड एट द आई, कहां दिखेगा, कौन देख पाएगा उसको, वो नहीं देख पाएंगे हम। तो किसको कहा जाता है प्रैक्टिकली, इमेज। इमेज से आने वाली रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। यार समझ लो भाई, बहुत मुझे टेंशन होने लगी आजकल कि इन बातों को जब आप गौर से नहीं सुनते हो ना, तो मुझे लगता है यार किस तरह के बच्चे हैं लोग, इनका फोकस इतना कम हो चुका है। खैर यहां ध्यान लगाओ, मैंने क्या कहा, आप ऐसे तो नहीं जान पाएंगे, बस आप याद रखिएगा हमेशा। अब हम जितने भी डायग्राम बनाएंगे उनमें क्या ही करेंगे, जब वो बोलेगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, तो हम कहेंगे इमेज की जो रेज हैं, इमेज से आने वाली जो रेज हैं, है ना, इंसिडेंट वो रिफ्रैक्टेड रेज, वो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगी, उनकी भी सबसे पहली वाली रे जो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, वो रे जितना एंगल बनाएगी उस एंगल को कहा जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। क्लियर? अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहीं रख लिया। क्यों भाई? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख लिया, यानी कहां रख लिया, ये ऑब्जेक्ट लाए यहां रख दिया, ये यहां तक। क्लियर है? और ये लेंस हटाया, इसको डायरेक्टली देखा, डायरेक्टली देखने पर ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर डायरेक्टली देखने पर ये जो एंगल बना रही होगी आंख पर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको कहा गया क्या, अल्फा। बोलो बात समझ में आनी कि नहीं? बार बार कह रहा हूं, यही ध्यान रखना है। एक बार सुनो फिर से, इसने कहा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही पॉइंट पर रख करके दो एंगल बनाएंगे हम अपनी आंख पर। क्लियर? ऑब्जेक्ट तो कहां है, मतलब इमेज कहां रखी है, इमेज बनाई कहां हमने, ऑब्जेक्ट को ऐसे हिसाब से एडजस्ट किया ताकि इमेज कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। और एक बार वहीं पर ऑब्जेक्ट को रख करके कहां पर, 25 सेंटीमीटर दूर या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखकर उसको देखा डायरेक्टली। डायरेक्टली देखने पर आपकी आंख पर वो जो एंगल बना रहा होगा उस एंगल को अल्फा, और जो इमेज एंगल बना रही थी उस एंगल को बीटा। अब भैया वो एंगल कहां आप दिखाएंगे, डायग्राम में कहां दिखाएंगे, बार बार आपसे कह रहा हूं, इमेज की चोंच से जो एंगल बन रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इमेज की चोंच से ऑप्टिकल सेंटर को मिलाइए, है ना, इमेज के शार्प कॉर्नर से ऑप्टिकल सेंटर को मिलाइए, ये जो एंगल बन रहा होगा ये कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। और भैया इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां रख लीजिए, जहां इमेज बन रही है वहां ले जाइए इसको, और यहां से इसकी चोंच से, इसके हेड से ऑप्टिकल सेंटर को डायरेक्ट मिलाइए। इसके हेड से ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने पर जो एंगल बन रहा होगा वो कहलाएगा क्या, अल्फा। और मैग्नीफाइंग पावर इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है, सिंपल। तो मैं कहूंगा मैग्नीफाइंग पावर, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय कैपिटल एम। मैग्नीफाइंग पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब क्या लिखेंगे, सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। अब अगर ये बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा और अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा। तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर
कैपिटल M बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। यार घबरा तो नहीं रहे हो ना तुम लोग? भैया हम तो बड़ी बड़ी सिचुएशन से भी नहीं घबराते, ठीक है ना। चलो tan बीटा अपॉन tan अल्फा, बोलो पकड़ पा रहे हो कि नहीं चीज़ों को? ठीक है, बताओ M बराबर tan बीटा की वैल्यू बताओ, tan बीटा की वैल्यू डायग्राम में देखकर बताइए। tan बीटा की वैल्यू सर नाम तो बना दीजिए कुछ, इसका नाम रख देता हूं चलो Q, ठीक है ना। और बाकी सारे नाम मुझे लगता है तुम्हारे पास हैं। बोलो tan बीटा इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना AB अपॉन AC कह सकता हूं कि नहीं? बोलो पहले tan बीटा बराबर, इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई समस्या है? बोलो पहले। नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? AB अपॉन AC कहो या A डैश B डैश अपॉन A डैश C कहो, बात एक ही है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और वैसे भी ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए भी तो है, इसका परपेंडिकुलर ये रहा, इसका बेस ये रहा। जो परपेंडिकुलर लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग बेस लेंगे, जो परपेंडिकुलर लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग बेस लेंगे। अगर परपेंडिकुलर ये लेते तो फिर बेस ये लेते, बड़ा वाला बेस लेते, ठीक है ना। तो tan बीटा बराबर AB अपॉन AC। tan अल्फा बताओ, tan अल्फा की वैल्यू A डैश Q अपॉन A डैश C, कोई डाउट तो नहीं। और हम कह सकते हैं भैया A डैश Q बराबर AB, बोलो कह सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर AB अपॉन A डैश C। बोलो यहां तक कोई समस्या हो तो सुनो, A डैश Q और AB, मैंने वही तो किया, इसी ऑब्जेक्ट को तो उठा करके यहां ले गए, है ना। इसी ऑब्जेक्ट को तो उठा करके हम यहां ले गए हैं, समझ गए ना। तो जितनी हाइट इसकी उतनी इसकी। अभी बोलो कोई डाउट तो? पक्का सगुन समझ में आ रहा तुम्हें? बहुत बढ़िया। अब बच्चे मुझे tan बीटा भी मिल गया, tan अल्फा भी मिल गया, बताओ m कितना आएगा। हम बोलेंगे सर tan बीटा की जगह पर क्या रख देंगे, AB अपॉन AC, और इसकी जगह पर सर क्या रख देंगे, AB अपॉन A डैश C। AB से AB कैंसिल, AC का A डैश C ऊपर कहाँ चल जाएगा, ऊपर। हम कहेंगे सर कैपिटल M बराबर आ जाएगा A डैश C अपॉन AC, A डैश C अपॉन AC। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। A डैश C बताओ कितना है सर, A डैश C बताओ कितना है, D, वेरी गुड, कितना है D। तो फिर ये हो गया आपका कैपिटल D अपॉन AC कितना है सर, AC है U, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है U। कैपिटल M बराबर क्या फॉर्मूला बन के आ गया, D अपॉन U। कैपिटल M बराबर D अपॉन U। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझे? हाँ बताओ क्या बच्चे? हाँ बिल्कुल सही, मैं ये सुनना चाह रहा था कई दिनों से आपसे, मैं ये बात कई दिनों से सुनना चाह रहा था आपसे। इसके बीच में भी एक दो डेरिवेशन हुए हैं, नहीं समझे? कौन सा वाला? इसके बीच में हमने जब कॉन्टैक्ट लेंस वाला किया, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, उसमें भी हमने साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया था। मैं उस दिन भी बड़ी उम्मीद करके बैठ खड़ा था कि यार देखो कोई ना कोई तो पूछेगा कि सर जब हम इसमें ये लगा रहे हैं कि पहले लेंस की इमेज यहाँ बन रही है, तो आपने लिया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, याद करो लिया था कि नहीं? उसमें u को माइनस u नहीं लिखा था, वो तो एक तो फॉर्मूले में ही होता ना 1/v माइनस 1/u, और अगर मैं नीचे माइनस u लिख देता तो प्लस में ना बन जाता वो, तो मैंने वहाँ लिया नहीं था, मतलब मैं भी बता रहा हूँ उस दिन भी मैंने साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया था। तो पहली बात तो तुम्हें ये सवाल वहाँ पे उठाना चाहिए था, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि अभी तक तुम में से किसी की आवाज़ क्यों नहीं आई कि ये साइन कन्वेंशन क्यों नहीं लिया सर, पता है? बताओ क्यों नहीं लिया? वेरी गुड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात कि हम लोग डेरिवेशन करते समय, मतलब जब हमने 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f प्रूफ किया था, उस समय ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर रखा है। एक बार अगर और यूज कर लिया तो फिर तीसरी बार यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम डेरिवेशन से डेरिवेशन करते समय, डेरिवेशन से डेरिवेशन, कोई चीज ऑलरेडी डेराइव करी है हमने साइन कन्वेंशन यूज करके, फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हो किसी डेरिवेशन में, तो वहां साइन कन्वेंशन नहीं लगाते। नहीं समझे? अरे नहीं समझे बात? इसमें हमने डेरिवेशन यूज किया है क्या, m बराबर क्या होता है v अपॉन u, a डैश c अपॉन AC। अगर मैं यहां साइन कन्वेंशन लगा दूं तो मेरे को लेना चाहिए क्या, माइनस का d अपॉन माइनस का u। अब तुम कहोगे सर ले लीजिए क्या फर्क पड़ता है, नहीं लूंगा, लेकिन लूंगा नहीं बिल्कुल भी। कारण
क्योंकि लेने का मतलब हो गया कि हमने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, भले वो यही फॉर्मूला बन के आया वापस फिर से, क्योंकि डी भी माइनस में आएगा और यू भी माइनस में आएगा, दोनों कट जाएंगे माइनस से माइनस, फिर भी यही फॉर्मूला बन के आएगा। लेकिन साइन कन्वेंशन यूज करना मतलब समझो आपने 2 बार साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। एक बार ऑलरेडी जब आप इसमें लगाओगे फॉर्मूले में तो यहां पर यूज करोगे ना साइन कन्वेंशन, मेरी बात समझ में ना, वो हम यूज नहीं करेंगे कुल मिलाकर। कहां करेंगे? सीधे न्यूमेरिकल में। समझ में आ रही बात ना? सीधे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, यहां यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो, पहली बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर्मूला आपके पास है और उस फॉर्मूले की हेल्प लेकर आप कोई दूसरा फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं तो फिर दूसरी बार डिराइव करते समय साइन कन्वेंशन यूज ना करिए। फायदा उससे मिलेगा कि जब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो सही होंगे। न्यूमेरिकल में हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, और अगर आपने 2 बार यूज कर लिया तो फिर आपको न्यूमेरिकल में इजाजत नहीं होगी। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहां न्यूमेरिकल में लगाऊं कहां ना लगाऊं, इसलिए हम न्यूमेरिकल में तो हमेशा यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करेंगे। मतलब जब मैं इसका भी मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहा हूँ ना क्वेश्चन में, जब मुझे कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर जब मैं इसकी भी निकाल रहा हूँ तो भी क्या करूंगा, तब मैं क्वेश्चन करते समय यू और डी को नेगेटिव लूंगा, तब लूंगा नेगेटिव। नहीं समझे? यू को भी नेगेटिव और डी को भी नेगेटिव। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बढ़ जाए आगे। हाँ किसमें? अभी करेंगे ना बच्चे, काहे नहीं परेशान हो रहे हो? अभी मैंने नहीं भी किया, ध्यान लगाओ। अगर मैंने अभी यही भी किया तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? लेंस इक्वेशन यूज करूंगा। अभी मैं इस d/u की वैल्यू f के टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा, और जब उसमें लाने की कोशिश करूंगा तो वहां पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है ना। वही करेंगे। और तुम यहां अगर लगा भी दो कोई समस्या नहीं है, मैंने कहा तो कि यहां तुम लगा भी दोगे कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब यहां साइन कन्वेंशन लगा दो। लेकिन तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम डेरिवेशन करते समय मत लगाओ। जो भी डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर रखे हैं, मैग्नीफाइंग पावर कौन सा नया टर्म है हमारे लिए? मैग्निफिकेशन ही तो मैग्नीफाइंग पावर है एक तरीके से, नहीं समझे? इसमें भी तो अभी एक बात बताओ, ये आया a'(c/ac) आया, और यही क्या भी होगा? a'(b/ab) के इक्वल भी होगा। नहीं समझे? बोलो क्यों? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी a'(c) और इसकी ac, इसकी a'(b) और इसकी ab, दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? ठीक है, सिंपल। और बताओ, बढ़े आगे। अभी करेंगे, बताओ यहां तक हो गया क्या? अगर यहां तक हो गया तो मैं कुछ और अभी बनाना है भाई मुझे आगे ना। अब बताओ फ्रॉम लेंस इक्वेशन, बताओ भाई फ्रॉम लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन के बेस पर हम क्या लिखेंगे? 1/v - 1/u बराबर 1/f। बोले तुम्हें को डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। ये लेंस इक्वेशन होती है। अब लगाओ, साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे। क्लियर? u बताओ कितना होगा? अगर अब u बोला तो u कितना होगा विद साइन कन्वेंशन? विद साइन कन्वेंशन u बराबर -u और v बराबर -d, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो क्या ही होगी? f ही होगी। ये वाला टर्म तो यूज कर लिया होगा ना, ये मिटा देता हूं। बताओ यहां जाओ, इधर थोड़ा सा बेहतर लगेगा। बताओ क्या होगा? 1/v, v की जगह पे क्या रख देता हूं? -d, फिर बीच में माइनस का साइन, 1/-u बराबर 1/f। बताओ क्या जाएगा यहां से? यह आ जाएगा -1/d + 1/u बराबर 1/f। 1/u को इधर ही बचा लो, यह आ जाएगा कितना? या चलो पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं? d से मल्टीप्लाई, नहीं समझे? मल्टीप्लाई बाई d बोथ साइड, कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? -d/d + d/u बराबर 1/f। क्या हो गया? d से होगा, बिल्कुल होगा, वेरी गुड, d/f है ना। तो अब क्या हो जाएगा? ये d/u बराबर d/f। ये कितना हो जाएगा? कट के 1, माइनस का 1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, यानी d/u बराबर कितना आ जाएगा? 1 + d/f। बोलो कोई डाउट हो तो? इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? m बराबर 1 + d/f। अगर आपको किसी लेंस की केवल फोकल लेंथ पता हो तो आप आराम से उसकी मैग्नीफाइंग पावर पता कर सकते हैं बिना कुछ टेंशन लिए, ठीक है ना। अब इसमें आप कोई साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि बताओ जिस लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? किसी सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ
25 सेंटीमीटर है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सर 25 ऊपर, डी का मतलब तो 25 ही होता हमेशा, और एफ भी मैंने 25 दे दिया, 25 बार 25 कट के कितना आया 1, 1 + 1 2, m बराबर 2, m बराबर 2 मतलब मैग्नीफाइंग पावर 2, मतलब ये ऑब्जेक्ट को डबल साइज का कर देगा। समझ गए ना? 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर बड़ा दिखाएगा, 1 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर का दिखाएगा। क्लियर है? अभी को डाउट है? सिंपल नोट कर लीजिए, m बराबर 1 + d/f, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? हाँ बच्चे, डी तो ऑलवेज 25, डी ऑलवेज 25, ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में डी ऑलवेज 25, ठीक है ना? कारण बार बार कह रहा हूं, किसी भी नॉर्मल आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर माना गया है। क्लियर? क्या बच्चे? क्यों नहीं है? किसका? तुम्हारा? ये किसने बताया भाई? मुझे नहीं पता, देखो है ना एग्जैक्टली भाई, मैं फिजिक्स में जितना जानता हूँ उतना तो मैं बता दिया। अगर बायोलॉजिकली तुम बता रहे हो कि 12 साल की उम्र तक कितना होता है? 20 साल की उम्र तक कितना? पक्का श्योर हो? तो फिर ये वयस्क व्यक्ति का होगा किसी, ठीक है ना? मतलब जो हम 25 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं ये एडल्ट का यूज कर रहे होंगे, क्लियर है ना? हाँ, किसी 25 साल के बच्चे का यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना? क्यों नहीं हो सकता बच्चा? जब तुम 25 साल के होंगे तब अपने आप को बच्चा ही कहोगे, फिर बोलोगे दिल तो बच्चा है जी, है ना? अब बड़ी दिक्कतें हैं, यही तो समस्या है। अभी तुम बच्चे हो तो अभी अपने आप को देख रहे हो तो दिक्कत नहीं, दूसरे व्यक्ति को बेचारे को लग बुरी बात। चलो करो, है ना? सुनो भाई, ये तब का केस है जब इमेज कहां पर बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है जब फाइनल इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पर बने। कहां बने? इन्फिनिटी पे। तो केस 2 बनाइए, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस 2, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। केस 2, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बताओ सूर्य प्रताप, कब बनेगी इन्फिनिटी पर इमेज? किसी भी माइक्रोस्कोप से अगर मुझे इमेज इनफाइनाइट पर बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा? फोकस पर। वेरी गुड, चलो जी, चलो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर मैंने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। बार बार कह रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे, पहले आप लिख लो इसको, ये कौन सा केस है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। हे मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत काम का चल रहा है टॉपिक, है ना? एट इन्फिनिटी। और दूसरी बात, इसी को क्या भी कहते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि पेपर में सीधे पूछ ले इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है? ये रहा फोकस, इस फोकस पर रखा है ऑब्जेक्ट, यहां से चली एक लाइट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई। एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे आके टकराई, आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधी पास हो गई। ध्यान लगाओ, क्या ऐसा दिख रहा है? हमने पाया कि ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई? आगे की ओर एक दूसरे के पैरेलल। अगर आगे पैरेलल है, जो लाइन आगे पैरेलल हैं वो पक्का पीछे भी पैरेलल होंगी। बात समझ में आ रही है? जो लाइन आगे पैरेलल है पक्का पीछे पैरेलल होंगी। अगर आगे वाइडर होती जा रही हैं पीछे मीट करेंगी, समझ गए ना? आगे कन्वर्ज होती जा रही है तो आगे मीट करेंगी। क्लियर? तो अभी इसका मतलब पीछे बढ़ाने पर ये लाइट रे कहां पर मीट करेंगी? हम बोलेंगे सर कहीं मीट नहीं करेंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। अब जब ये मीट नहीं करेंगी इसका मतलब इमेज कहां पर बनेगी सर? इन्फिनिटी पर बनेगी। हाँ बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इमेज बहुत ध्यान सुनिएगा, उसको जो ये यहां पर जो आई है ना, आई मेरी यहीं रहेगी, तो वो आई, इस आई को ये जो रेज है ना जो इसको दिखेंगी वो इन्फिनिटी से आती हुई महसूस होंगी, जैसे पैरेलल। क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल आती है तो ऐसा लगता है कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। कैसी? नहीं, देखो सुनो मेरी बात, एकदम जस्ट फोकस पे ना, जस्ट फोकस पे एम्बिगुअस पॉइंट है वो। एम्बिगुअस पॉइंट होने का मतलब है क्लियर नहीं है कि वो इन्फिनिटी इधर बनेगा कि इन्फिनिटी उधर बनेगा। क्लियर है ना? अब मुझे बस इतना बता दो बीटा कहाँ है इस पे। अगर आपने बीटा बता दिया मुझे खुशी होगी।
हाँ बीटा तो यही, अच्छा नहीं नहीं बीटा तो यही हो जाएगा ना, मैग्नीफाइंग पावर जो है जहां से आ रही है ये हो गया बीटा। अभी सुनो, इसके मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन थोड़ी सी बदलेगी, थोड़ी सी बदलेगी, ठीक है ना। वो क्या होगी सुन लो, वो ये होगी वैदा, सुनिए प्लीज एक बार, पहले लिख लीजिए, चलिए मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of the angle formed by the image, it is defined as the ratio of the angle formed by the image, angle formed by the image at infinity, angle formed by the image at infinity at the eye, angle formed by the image at infinity, image at infinity at the eye, इनफाइनाइट पर रखी हुई इमेज आंख पर जितना एंगल बना रही है वो 2 the angle formed by the object, to the angle formed by the object at the eye, to the angle formed by the object at the eye, angle formed by the object at the eye when situated at least distance of distinct vision, when situated at least distance of distinct vision, when situated at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। देखिए कहना क्या चाहता है कि भाई ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ रखी है, इमेज तो इन्फिनिटी बन रही है, उससे एक एंगल बना बीटा। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा ए बी, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख दिया। यहां इसका नाम मैंने क्या कर दिया ए क्यू, मैंने उस समय भी ए क्यू रखा था इसका नाम वहां। चाहो तो आपका मन करे इसको आप इसका नाम, चलो ए बी रहने दूं, और अच्छा सा लगता है यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, चलो ए डैश बी डैश कर दूं, ठीक है। हालांकि ए डैश बी डैश अक्सर इमेज को लिया जाता है, लेकिन ये इमेज नहीं है, बार बार कह रहा हूं। इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है बीटा, और ऑब्जेक्ट को मैंने उठाकर कहां रख दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अब ये कितना एंगल बनाएगा आंख पर, अल्फा। इस वाले एंगल को मैंने क्या नाम दिया, अल्फा। तो बस अब बताओ, कैपिटल एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, सिंस बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल, बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है। हाँ बच्चे आई, ये आंख वाली आई अब बताओ क्या हो जाएगा, m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। हाँ बच्चे सुनो सुनो सुनो, एक बच्चे सुनो, डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज विच इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट को कहां रख के देखा, यहां नहीं जहां रखा था, स्पेशली यहां रख के देखा। आई बात समझ में, ये भी यहां ऑब्जेक्ट ही है, लिख देता हूं, समझ गए, बहुत अच्छे। और इमेज कहां पर बन रही है सर, इंफिनिटी पे, वो इतनी बड़ी होगी कि उसको मैं दिखा नहीं सकता, अदर पीछे क्लियर, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब बताओ मुझे जल्दी से देखकर, m बराबर, चलो tan बीटा की वैल्यू बता दो भाई बच्चों जल्दी, tan बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन, इसको सी बना लो, ए बी अपॉन ए सी। tan अल्फा की वैल्यू बता दो भाई बच्चों, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, क्लियर है, ए डैश सी। और अभी भी वो कितने के इक्वल हो जाएगा, है ना,
ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं AC इक्वल टू FC? बोलो, क्या मैं कह सकता हूं AC इक्वल टू FC? ठीक है, और A डैश B डैश इज इक्वल टू AB और A डैश C इज इक्वल टू D। अरे भाई, जो समझकर पढ़ रहा है ना उसके लिए सब कुछ आसान है, और जो नहीं समझ रहा है वो फिर परेशान होगा। फायदा क्या होगा? फिर ये कहोगे यार भैया ने जो समझाया समझ में नहीं आया। भाई मान लो मेरी बात को, अगर आपको कोई चीज दिक्कत कर रही है तुरंत पूछ लो। अभी खत्म होने के बाद ये डिसाइड करने से कि नहीं आया नहीं आया, भाई कोई जादू नहीं मेरे पास, कैसे मैं ऐसे छड़ी घुमाऊंगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ ध्यान लगाओगे आ जाएगा, नहीं ध्यान लगाओगे नहीं आएगा। चाहे कोई भी खड़ा हो, मेरे अलावा कोई और खड़ा हो वो भी नहीं बता पाएगा। अभी बताओ, AC मिल गया, ये सारी चीजें मिल गई। अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह पर क्या रखूंगा? M बराबर बताओ tan बीटा की जगह पर, बताओ अगर मैं tan बीटा की जगह पर AB अपॉन AC, फिर अपॉन में tan अल्फा की जगह पर, tan अल्फा की जगह पर AB अपॉन A डैश नहीं A डैश B अपॉन A डैश B अपॉन A डैश C। क्लियर? बताओ AB की जगह पर CF नहीं, AB की जगह पर तो AP रहेगा, AB अपॉन CF या FC। किसी को दिक्कत आ रही तो मुझसे देख लो। सुनो भाई, AC और FC बात तो एक ही है ना, और FC को हम लोग क्या भी कहेंगे? फोकल लेंथ। A डैश B डैश अपॉन A डैश C, लेकिन A डैश B डैश भी कितने के इक्वल ही है? AB के इक्वल। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? AB अपॉन A डैश C। बोलो कोई डाउट तो? AB से ये AB कैंसिल, कैपिटल M बराबर A डैश C अपॉन FC, मतलब कैपिटल M बराबर A डैश C कितना है? A डैश C D, और ये कितना है? F। तो M बराबर D अपॉन F, M बराबर D अपॉन F, सीधा फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? एक और बात है, अगर आप कहें कि सर नहीं हाँ थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं आप, बोलो दिक्कत दूर कर दूं? कर देता हूं। कौन सी दिक्कत? हो सकता है आपको लगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि अब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे इसी में, बस न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे। तो बताओ A डैश C कितना? A डैश C माइनस D, A डैश C बराबर माइनस D, FC बराबर माइनस F। अब ये मत कहना है कि सर फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव होती है, मैं फोकल लेंथ को लिख ही नहीं रहा हूं। सॉरी, ये मत कहना है कि सर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन मैं यहां माइनस में क्यों ले रहा हूं इस F को? क्योंकि भैया हम फोकल लेंथ नहीं ले रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले रहे हैं, पर वो मजबूरन कहां पर लाई कर गया? फोकस पे लाई कर गया, इसलिए। लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा? माइनस F। तो बताओ कैपिटल M बराबर कितना आ जाएगा? माइनस D अपॉन माइनस F, तब भी कैपिटल M बराबर कट के कितना आ जाएगा? D अपॉन। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप के दो फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आ गए? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बातें। सबसे पहली बात, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसे माइक्रोस्कोप को कहा जाता है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? सर ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। उस मैग्नीफाइड इमेज की वजह से हम उसको देख पाते हैं क्योंकि वो मैग्नीफाई हो चुकी होती है। अब सर ये मैग्नीफाई कितना करता है इमेज को, ये देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं। लेंस को आई के करीब रखते हैं, इतना करीब कि अब उसके बीच की दूरी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मतलब ये आंख यहाँ है, लेकिन मैं मान ये रहा हूं मैं यहीं लगा रखा हूं आंख को। नहीं समझे आप मेरी बात? ये आई यहाँ दूर दिख रही है आपको, लेकिन इतना करीब कर लिया मैंने लेंस के, मतलब मैं तो बस लेंस से मिला के देखूंगा ऐसे, समझ ना? क्लियर है ना? लेंस मेरी आंख के एकदम करीब होगा, बस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करूंगा, ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मुझे देखना है। समझ लो ना? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। अब ऑब्जेक्ट को करीब लाके देखने से जितना करीब ले आओगे उतना फायदा रहेगा, उतनी बड़ी इमेज बनती चल जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि उसकी इमेज मैग्नीफाई हो जाए। अब मैग्नीफाई होने पर भी सर दो केस बनेंगे, या तो इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, या तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। पहला केस था मेरा व्हेन ऑब्जेक्ट
when object lies between pole and optical center of focus and image formed at least distance of distinct vision. दूसरा केस है मेरा when object lies at focus and image formed at infinity. क्लियर? दोनों के केस में मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन सिंपल सी है. पहले केस में द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई एंड द ऑब्जेक्ट एट द आई. इमेज आंख पर कितना एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट आंख पर कितना एंगल बना रहा है. जब दोनों कहां पर लाई कर रहे हो, जब दोनों ही कहां पर लाई कर रहे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर. ये पहला केस था. m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा, tan बीटा और tan अल्फा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री लगाकर निकाला और वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिया. पहले वाले की मैग्नीफाइंग पावर आई 1 प्लस कैपिटल D अपॉन F. 1 प्लस कैपिटल D अपॉन F. क्लियर? पक्का? बहुत अच्छे. लेकिन अगर सर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा हो फोकस पर, इमेज बन रही हो इन्फिनिटी पर, तो फिर हम लोग ने ये केस बनाया और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया. क्या? द इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. इमेज एट द आई, इमेज तो कहां बनी है? इन्फिनिटी पे. तो इन्फिनिटी पे बनी हुई इमेज आंख पर जो एंगल बना रही है वो एंगल बीटा, और ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख करके वो आंख पर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा. तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, फिर से लगाया फॉर्मूला, सॉल्व करते गए, अल्टीमेटली 1 का जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना 1 के आंसर आ गया. आया आपका कैपिटल M बराबर D अपॉन F. दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा. जब ऑब्जेक्ट रखा हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे तो क्या होगा, और रखा हो आपका फोकस पर तो क्या होगा फॉर्मूला. ठीक है ना? अभी क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं. वेरी गुड. एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, बहुत ही छोटा सा है, 2 लाइन का, सिर्फ 2 लाइन का न्यूमेरिकल है, ताकि इसी के साथ साथ हो जाए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा. हो गया ना? ये हो गया भाई, हो गया. लिखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन. अच्छा, इस मैग्निफिकेशन को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं. बोलो क्यों? क्योंकि ये m बराबर HI अपॉन HO नहीं है, इसलिए इसको लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं कह रहे हैं. उसको लीनियर मैग्निफिकेशन क्यों कहते थे? उसमें HI मतलब लेंथ ऑफ इमेज, HO मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. लीनियर मैग्निफिकेशन. यहां पर कैपिटल M बराबर बीटा अपॉन अल्फा. व्हाट इज बीटा? एंगल. व्हाट इज अल्फा? एंगल. तो दोनों एंगल है, तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है. एंगुलर मैग्निफिकेशन, या तो इसी को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं या तो इसी को एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं. उसको क्या कहते थे? लीनियर मैग्निफिकेशन. कैपिटल M बराबर V अपॉन U, कैपिटल M बराबर V अपॉन U, वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन. और कैपिटल M बराबर D अपॉन F, ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे. लिखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नीफाइंग ग्लास. कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास. अच्छा बताओ, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाले केस में? मतलब केस 1 में या केस 2 में? केस 1 में ज्यादा होगी बच्चे. इसमें हमेशा D अपॉन F आएगी वैल्यू, उसमें D अपॉन F प्लस 1 आएगी. तो प्लस 1 का मतलब नहीं समझ रहे हो? पक्का? बहुत अच्छे. ठीक है ना? प्लस 1 तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी. ठीक है ना? 140 प्लस 1, जिसको वोट मिल गए वो विजेता. मतलब ऐसे करके नहीं होता है कि अगर 500 सीटें हैं टोटल MP की, तो 500 सीट में से 250 प्लस जिसको मिल गई, एक भी प्लस हो गई, बस 250 के प्लस 1, 250 पे तो टाई हो गया, लेकिन 250 प्लस अगर 1 हो गई तो समझो बहुत बड़ी पावर है, सरकार बना लोगे आप. समझ गए ना? बड़ी बात. तो अभी समझिए. ठीक है ना? लिखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. अब बताओ, इसने जो वर्ड यूज किया मैक्सिमम, तो इस केस में तो मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो पक्का उसी केस में आ जाएगा. समझ गए ना? तो पहली बात तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. बताओ, शॉर्टर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, शॉर्टर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लार्जर विल बी द एंगुलर मैग्निफिकेशन. समझ गए? बहुत बढ़िया. ये तो बहुत बढ़िया बात बताया आपने. तो इसका मतलब इसलिए छोटी फोकल लेंथ के लिए 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, बताइए कितना आएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन? 6 आ जाएगा. सिंपल, कोई दिक्कत नहीं. ये वाला केस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर उसने कहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो उसी केस में मिलेगा, क्योंकि इस केस में पक्का उससे कम ही आएगा. नहीं समझे? बहुत बढ़िया. तो बस कितना आएगा बताओ? कितना आसान सा क्वेश्चन था. 1 प्लस D अपॉन F, है ना? दीप्ति क्या कह रही हो? सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने चाहिए? सारे ऐसे नहीं आते बच्चे. ये बताओ,
1 प्लस डी अपॉन एफ। बताओ डी कितना लूँ 25 और एफ कितना ले लूँ 5 से 25 को कटाना तो तुम्हें आता होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया। कैपिटल एम बराबर 1 प्लस 5, तो कैपिटल एम कितना 6। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है इसका 6। बस यूनिट बता दो अगर तुम, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बोलो इसकी यूनिट बताओ। अरे उसको बता दो बच्ची को, है ना, दीप्ति को। हाँ डॉक्टर सिर्फ पावर ऑफ लेंस की होती है बच्चे डॉक्टर, इसकी नहीं होती है। वहां हमने स्मॉल एम बराबर वी आई अपॉन यू, वी बराबर यू वी अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ। अरे मेरे प्यारे, दो एक जैसी चीजों का रेशियो कभी भी यूनिट नहीं रखता, यूनिट लेस होगा। कौन सी यूनिट बताओगे इसकी भाई? बीटा भी एंगल, अल्फा भी एंगल, तो एंगल बाई एंगल मतलब कोई यूनिट नहीं, समझिए ना, यूनिट लेस। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो गई या मैग्निफिकेशन कितना हो गया इसका, एंगुलर मैग्निफिकेशन 6। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, श्योर 110%। बहुत अच्छे। नेक्स्ट डालिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। ओके हेडिंग डालो लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ताकि आते यही शुरू हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नहीं अभी नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले वो भी पढ़ लें कंपाउंड में, तो दोनों पढ़ के फिर माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ नहीं खत्म हो, देखते हैं, है ना। आज के लिए इतना काफी है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा टॉपिक, है ना। ओके चलिए।